एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साउंड वाला चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो वाले वीडियोस देखने चाहिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए साउंड वाला चैप्टर। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और अपने पूरा का पूरा फोकस इस वीडियो पे बनाए रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आता है वर्ड साउंड। भैया ये साउंड क्या चीज़ होती है? देखिए, साउंड जो होता है एक तरह का एनर्जी ही होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था हीट एनर्जी के बारे में, उसी तरीके से साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी का एक रूप है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये एनर्जी का रूप यानी कि जो साउंड है ये ट्रैवल करता है वेव की तरह, यानी कि इसको जरूरत पड़ती है वेव की, यानी वेव बनाकर ट्रैवल करता है। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये वेव की वजह से ट्रैवल कर पाता है। यानी कि जब साउंड ट्रैवल करेगा तो हम कहेंगे कि साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, क्योंकि साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तरंगों की फॉर्म में ये ट्रैवल करता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स एज अ वेव, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स का जो नेचर होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। बेसिकली दो तरह की वेव्स होती है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने बोला है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए एक मटेरियल मीडियम या फिर एक साधन की जरूरत पड़ती है। एज दे रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर करना। देखिए होता क्या है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रोपोगेट। अभी प्रोपोगेट क्या चीज़ है? प्रोपोगेट का मतलब होता है एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि साउंड एक वेव है जो एनर्जी का ही एक रूप है। तो साउंड अपने आप में एक एनर्जी है। तो जब ये साउंड एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हम कहेंगे कि साउंड का प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी साउंड वेव आर प्रोपोगेटिंग। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पर साउंड वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है। और मैंने कहा कि साउंड को जरूरत पड़ती है एक मीडियम की टू ट्रैवल। एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से स्कूल की तरफ कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं कुछ बच्चे जिनका घर पास होता है, ठीक है। तो आपका साधन क्या है? तो आप किसी चीज़ की हेल्प से ही तो जा पा रहे हो ना। तो एक साधन तो आपको मिलना जरूरी है। अगर वो साधन नहीं रहेगा तो आप कैसे जा पाओगे? उसी तरीके से साउंड वेव जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये साउंड वेव होती है ये ट्रैवल करती हैं विद सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड की वजह से, लिक्विड्स के साथ या फिर गैसेस के साथ। कहने का मतलब ये है कि देखो सॉलिड जो होता है उनमें साउंड वेव्स जो है पास हो जाती हैं, मतलब साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आता है लिक्विड की हेल्प से ये साउंड वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँच सकती है। उसके बाद आता है गैसेस। अब देखिए गैसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एयर के बारे में, ठीक है। गैसेस का मतलब एयर, ये याद रखना है आपको। समझना है कि जब भी मैं बोलूँ कि गैस में ट्रैवल कर रही है तो बेसिकली समझ लेना कि हम एयर की बात कर रहे हैं। अब एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है ना। और यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सॉलिड्स के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो लगभग 6000 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके अलावा लिक्विड्स के अंदर जो साउंड की रफ स्पीड हम कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्पीड जो होती है वो होती है 1480 मीटर पर सेकेंड, यानी 1480 मीटर पर सेकेंड। और एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है? ज़्यादातर बच्चों को पता होगा 340 मीटर पर सेकेंड, लगभग इतनी होती है ना। अप्रोक्सीमेट हमने मान के चला, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है, कि ये फिक्स है। तो 6000 और 1480 एंड 340 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स के अंदर और उससे कम होती है फिर लिक्विड्स के अंदर, सबसे कम होती है गैसेस के अंदर यानी एयर के अंदर। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। मतलब कि साउंड को जरूरत पड़ रही है सॉलिड्स की, लिक्विड की, गैसेस की, एक मीडियम की जरूरत पड़ रही है। इसी वजह से हम कहेंगे कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है इस चीज को आप समझिए। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए जरूरत पड़ती है किसी ना किसी मीडियम की, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। वहीं पर जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो लाइट होता है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वहीं पर जो साउंड वेव है, अगर हम बात करें कि जो साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल है, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल है। क्यों लॉन्गिट्यूडनल है? क्योंकि इसको जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की। ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि वैक्यूम के अंदर क्या साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि वैक्यूम के अंदर क्या साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर लिखिए। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। और वैक्यूम के अंदर आपको ये बात पता है कि कोई भी एयर नहीं होती, कोई भी मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि साउंड वेव क्या वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकती है। यानी वैक्यूम को दूसरा वर्ड, जो दूसरा नाम दिया जाता है वो दिया जाता है स्पेस। ओके।
नाउ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, साउंड प्रोडक्शन। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। देखिए साउंड जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट करता है या फिर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जब कभी वाइब्रेशन करता है, मतलब वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पर साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अभी वाइब्रेशन क्या होता है, टो एंड फ्रो मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर छोटा सा कोई पार्टिकल टो एंड फ्रो मोशन करता है, टो मतलब ये हो गया टो, ये हो गया फ्रो, ठीक है। अब ये लगातार ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसे कहेंगे टो एंड फ्रो, ठीक है। टो फ्रो, या फिर इसको बोल दो टो फ्रो। समझ आ रहा है। देखो जिस डायरेक्शन में पहले जाएगा उसे बोलेंगे टो, उसके बाद जाएगा फ्रो। अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ तो टो फ्रो। अब देखिए अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ टो फ्रो, मतलब जैसे जो पहला इसका मोशन है जिस साइड में उसे बोलेंगे टो, उसके बाद रिस्पेक्टिवली मूवमेंट जो होगा उसको बोलेंगे फ्रो। टो एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है लगातार होता है, इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। जो टो एंड फ्रो मोशन इसकी वजह से वाइब्रेशन जन्म लेती हैं और इन वाइब्रेशन की वजह से ही यहाँ पर साउंड वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड मार्कर खुल गया थोड़ा सा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, दीज वाइब्रेशंस हैव फ्रीक्वेंसी। बच्चों याद रखना है, जब भी कभी वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़रूर होगी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, अभी इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि एक चीज़ कितनी बार हो रही है, इस चीज़ को समझिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक चीज़ कितनी बार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगी आपके जो आपका स्कूल के एग्जामिनेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी 1 महीने में 5 बार है। कहने का मतलब ये है कि 1 महीने में आपके 5 बार एग्जाम होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल कर आ गई 5। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 महीने के अंदर आपके 10 एग्जाम्स होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई 10 पर मंथ, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले जो केस है, जो हमने वाइब्रेशन वाला केस दिया है, इसमें हम वाइब्रेशंस को लेते हैं। वाइब्रेशंस यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितनी ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वाइब्रेशंस की जाएंगी इन टाइम्स यानी कि सेकंड के अंदर। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है डियर स्टूडेंट्स, ये मार्कर है मेरे पास, ये मान लीजिए वाइब्रेशन करता है, ठीक है। इसने 50 बार वाइब्रेशन किया है 2 सेकंड के अंदर। इसने 50 बार वाइब्रेशन किया है, 50 बार वाइब्रेशन किया है 2 सेकंड के अंदर। और यहाँ पर हमेशा टाइम सेकंड्स के ही अंदर लेना है। अगर मैं आपसे कहूँ मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर गिवन है कि मेरे पास ये मार्कर है, इसने 50 बार वाइब्रेशन किया है, 2 सेकंड के अंदर किया है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 25, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। तो समझ आई मेरी बात। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। कई लोग इसको वाइब्रेशन को, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, इस पूरे फॉर्मूला को लिखते हैं F = 1 में टाइम, है ना, ये भी लिखते हैं कई लोग। पर इस 1 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 × नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है। देखो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है फ्रीक्वेंसी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, समझदार वाला जो फॉर्मूला है, जो आपको हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है, या फिर जितना उसका टाइम लगता है सेकंड्स में, ठीक है। जैसे इस केस में 50 बार वाइब्रेशन हो रहा था और 2 सेकंड के अंदर वो वाइब्रेशंस हुए, ठीक है, क्लियर। इस केस में 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हमें समझ नहीं आया कि कैसे वाइब्रेशन होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है तो किसी ना किसी टाइम के अंदर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस वीडियो को बनाने में भी टाइम लग रहा है, तो हर चीज़ को होने में टाइम लगता है। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स वाइब्रेशन को होने में भी टाइम लगता है। जितना ज़्यादा वो टाइम लगेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। मान लीजिए डिनोमिनेटर का हमने नंबर बढ़ा दिया, 100 सेकंड के अंदर 1 वाइब्रेशन हो रही है तो अब आंसर कुछ पॉइंट में निकल कर आएगा। वहीं पर अगर 1000 वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रही हैं तो आंसर बहुत बड़ा निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि कई लोग पूछते हैं कि 1 हर्ट्ज क्या होता है। 1 हर्ट्ज क्या होता है? 1 हर्ट्ज क्या होता है? देखो 1 हर्ट्ज कब आएगा, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला को देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन में सेकंड। अगर A/B को मैं 1 लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जब ये A और B बराबर हो जाए। कहने का मतलब तो यही है कि जब A और B का वैल्यू बराबर हो जाए तो 1 हर्ट्ज निकल के आ जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इनका नंबर और टाइम जब दोनों बराबर है, मान लो 10 वाइब्रेशन हुई 10 सेकंड के अंदर, तो हम कहेंगे 1 हर्ट्ज निकल के आएगा। मान लो 10 वाइब्रेशन हुई है 10 सेकंड के अंदर, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया, 1 हर्ट्ज आ गया ना। 100 वाइब्रेशन हुई है 100 सेकंड के अंदर, कितना आ गया आंसर, 1 हर्ट्ज आ गया ना। यानी कि इक्वल नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय सेम सेकंड, उतना ही टाइम लग रहा है। या फिर इसको देसी तरीके से बोलते हैं 60 वाइब्रेशंस अपॉन में 60 सेकंड, ठीक है। इसको भी हम बोल देते हैं 1 हर्ट्ज, कट के तो 1 ही आएगा ना। या फिर एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में, उसे भी हम 1 हर्ट्ज बोल देंगे। समझ आ रही मेरी बात? तो 1 हर्ट्ज का कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है। जब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उस टाइम के बराबर हो जाते हैं जितना टाइम में वो हुआ था, तो हम उसे कहते हैं 1 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज यानी कि HZ, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रहता है
ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड का ह्यूमंस के लिए। जो हमारे ह्यूमंस हैं उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की जो क्षमता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, उसने साउंड प्रोड्यूस की है, उस साउंड की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब किसी ऑब्जेक्ट की अगर फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होगी, 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में, तो हम उसे सुन सकते हैं। दीज आर द ऑडिबल, इनको हम सुन सकते हैं, इनको हमारे कान जो है एयर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई साउंड वेव मान लो 20 हर्ट्ज़ से कम चली जाती है या फिर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की साउंड वेव है या फिर ज़्यादा की साउंड फ्रीक्वेंसी वाली वेव है, तो हम उसे नहीं सुन सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो दायरा है, इसमें जितनी भी साउंड की फ्रीक्वेंसीज़ हैं हम उन्हें कहेंगे हाँ भैया इनको हम सुन सकते हैं, दीज आर द ऑडिबल। वहीं पर 20 से कम या फिर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाली जो साउंड्स हैं फ्रीक्वेंसी वाली, उनको हम नहीं सुन सकते। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा साउंड का, कि साउंड क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो वेव की तरह ट्रैवल करता है। लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जैसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। स्पीड का मैंने बताया सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैसेस यानी एयर में। उसके अलावा मैंने बताया कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल इसीलिए है क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पर साउंड का जो प्रोडक्शन होता है कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन के अंदर क्या चीज़ वाइब्रेशन करवाती है, टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेशन करवाता है। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल समझ आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी समझा दिया मैंने, इसका SI यूनिट समझा दिया और ऑडिबल इनऑडिबल समझा दिया। तो यहीं तक आज इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। इसका सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि जो साउंड होता है ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। देखो वैसे करा तो कई एनिमल्स के द्वारा भी जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम ह्यूमंस के द्वारा। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि लैरिंक्स नाम का ऑर्गन होता है। क्या होता है? लैरिंक्स। लैरिंक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। आपको ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे थ्रॉट है, गला है, विंड पाइप के ऊपर लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, और लैरिंक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आवाज़ निकालता है, आवाज़ जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो आप बोल पाते हैं, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स इस चीज़ में हेल्प करता है बोलने में, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने में। अब वॉइस बॉक्स के अंदर एक खास चीज़ होती है जिसका नाम होता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे वॉइस बॉक्स में 2 वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि वोकल कॉर्ड्स कितने होते हैं हमारे वॉइस बॉक्स में। सो देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स इन अवर वॉइस बॉक्स। ये आपको याद रखना है। अब देखिए लैरिंक्स जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस चीज़ को समझिए। मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है पूरा कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। आपको भी ऐसे ही अपने एग्जाम में बना लेना है और अपना आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहले लैरिंक्स के बारे में आपको लिखना है कि लैरिंक्स एक पार्ट होता है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द पार्ट दैट प्रेजेंट इन अवर टॉप ऑफ द विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप के टॉप पर प्रेजेंट होता है। अब लैरिंक्स के पास खासियत क्या होती है? इट हैज़ 2 वोकल कॉर्ड्स। लैरिंक्स के पास 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, और लैरिंक्स के पास जो ये 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है, एक गैप होता है जिसको बोलते हैं स्लिट, ठीक है। सबसे पहला है लैरिंक्स। लैरिंक्स के पास यानी लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स, याद रखो वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के पास रहे 2 वोकल कॉर्ड्स। इन 2 वोकल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है स्लिट। क्या प्रेजेंट होता है? स्लिट। ये आपको वर्ड याद रखना है। स्लिट का मतलब होता है कि एक पतला सा गैप। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई चीज़ है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए। देखो मेरे पास ये कोई बॉक्स है, ठीक है, अगर इस बॉक्स के बीच में मैं बिल्कुल एक छोटा सा गैप क्रिएट कर दूँ, छोटा सा गैप क्रिएट कर दूँ, उसे बोलेंगे स्लिट। एग्जाम्पल ये समझिए, मेरे पास मान लीजिए 2 मार्कर हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में अगर मैं हल्का सा गैप क्रिएट करता हूँ तो इसको बोल देंगे हम स्लिट। तो वोकल कॉर्ड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्लिट प्रेजेंट होती है, गैप प्रेजेंट होता है। तो इन वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्लिट होती है ये एक अहम रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउंड को प्रोड्यूस करने में। कैसे करते हैं देखिए, जो लंग्स से एयर होती है वो फोर्स के द्वारा आती है। देखो लंग्स जो होते हैं वो फोर्स लगाते हैं एयर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जब ये स्लिट जो होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जब लंग्स फोर्स लगाएंगे और एयर को बाहर निकालेंगे तो स्लिट के द्वारा, स्लिट के पार जो है वो एयर जाएगी, ठीक है। और जब स्लिट के आर पार एयर जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। देखिए हो क्या रहा है, जब लंग्स जो होते हैं ये फोर्स लगाते हैं, एयर जो होती है स्लिट के थ्रू पास आउट हो जाती है, पास होने लगती है। इसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। और वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में, मतलब इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। उसी तरीके से यहाँ पर जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए, वोकल कॉर्ड्स क्यों वाइब्रेट हुए? वोकल कॉर्ड्स इसीलिए वाइब्रेट हुए क्योंकि वोकल कॉर्ड के
क्योंकि वोकल कॉर्ड्स के बीच में प्रेजेंट होती है स्लिट। जैसे ही लंग्स के द्वारा एयर को फोर्सफुली वहां से निकाला जाता है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वाइब्रेशन जो होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। देखिए सबसे पहले समझिए इस चीज़ को, ये हमारा गला है, ये हमारा थ्रोट है, इसको लैरिंक्स बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के बीच में प्रेजेंट होती है स्लिट। जैसे ही लंग्स से हवा बाहर की तरफ आती है डियर स्टूडेंट्स, इस स्लिट के थ्रू हवा पार होती है और जब स्लिट के थ्रू हवा पार होगी तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो साउंड वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है कि जो ये मसल्स होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं डियर स्टूडेंट जो वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होती हैं, कुछ मसल्स होती हैं जो वोकल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं। अब मसल क्या होती है? मसल्स हमारे बॉडी का ऐसा टिश्यू है, ऐसे सेल्स का गुच्छा है या फिर ऐसे सेल्स का ग्रुप है या फिर समझिए सिंपल टिश्यू है जो डियर स्टूडेंट्स क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मसल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट को कंट्रोल करना। बस इतना याद रखो, कुछ भी याद मत रखो। मसल्स ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे बॉडी पार्ट होता है या फिर ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स का ग्रुप होते हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए मैं अपना हाथ कैसे चला पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मसल प्रेजेंट है, तो मसल्स जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स वो किसी चीज़ को वर्क करने में मतलब मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हेल्प होगी इस चीज़ को समझिए। जो वोकल कॉर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, इनके साथ अटैच होती है मसल्स। तो यहाँ पर जो ये वोकल कॉर्ड्स के साथ मसल अटैच हो रखी हैं, इनकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थिन और थिक हो सकते हैं। ठीक है, टाइट और लूज भी हो सकते हैं। इस चीज़ को समझिए। दे मे कॉज चेंज इन क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लिरिंग्स। देखिए जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं इनके साथ मसल अटैच्ड है। मसल्स वोकल कॉर्ड का जो स्ट्रेचिंग है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, कभी इसको टाइट कर सकती है, कभी इसको ढीला कर सकती है। इसकी वजह से जैसे ही वोकल कॉर्ड्स की जो टाइटनेस और जो उसका लूजनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो क्वालिटी ऑफ जो साउंड है, साउंड की जो मतलब जैसे बोलता है तरीका होता है, मतलब साउंड की जो क्वालिटी है वो चेंज होने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पर ही कैसे हो रहा है? ये हो इस वजह से पा रहा है क्योंकि जो हमारे वोकल कॉर्ड में मसल्स हैं ये इधर अटैच है और इन मसल्स का मूवमेंट हम कंट्रोल कर रहे हैं। और मसल्स का मूवमेंट कंट्रोल करने की वजह से मतलब ये मसल्स जो होती हैं, मेरी बात समझो, मसल्स वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती है। सिंपल, मसल वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती हैं, बस इतना याद रखो। अब उसकी वजह से जो ये साउंड की क्वालिटी वो भी चेंज हो जाएगी, ये याद रखो। मसल्स क्या करती हैं? वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती हैं कि कैसी आवाज़ निकालनी है, बस इतना याद रखो। दीज मसल्स कैन मेक द वोकल कॉर्ड्स टाइट और लूज। ये जो मसल्स होती हैं वोकल कॉर्ड्स वाली, ये क्या करते हैं? हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट भी कर सकती हैं और लूज भी कर सकती हैं। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो करेगी टाइट एंड थिन, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो वोकल कॉर्ड्स की मसल्स हैं ये हमारे वोकल कॉर्ड को टाइट और थिन कर देंगी, या फिर लूज एंड थिक। ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा जो टफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछ सकता है कौन कौन से मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती है। ज़्यादातर यही होती है, या तो ये वोकल कॉर्ड्स की मसल्स हमारे जो वोकल कॉर्ड हैं, ठीक है, इनको टाइट और थिन कर देगी, या फिर लूज एंड थिन कर देगी। इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, यस सर हमें क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहता है अभी तक जो मैंने पढ़ाया आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, हाँ सर हमें कुछ डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक अच्छी सी बुक लेकर आ गया हूँ। ये बुक जो है डियर स्टूडेंट्स आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ बच्चे मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर आप कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। देखिए मुझे पढ़ाते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने पहले कोई बुक सजेस्ट नहीं करी थी, तो मैं काफ़ी इधर उधर देख रहा था कि कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहेगी, तो मुझे ये ओसवाल वाली बुक बहुत सही लगी। अब देखो इसके बहुत सारे फायदे हैं इस ओसवाल वाली बुक के। पहली चीज़ तो मुझे इस बुक की ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि इस बुक के अंदर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको अडॉप्ट किया गया है। अब लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो इसमें क्या क्या है, आपके सारे चैप्टर्स हैं जो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर जो समरी है बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी गई है। बाकी आपको स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब मटेरियल मुझे लगा अच्छा है। बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करा गया है, हर एक्टिविटी को कि कौन सी एक्टिविटी में क्या है, नए वाले जो कीवर्ड्स हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उनका भी डेफिनेशन है। एनसीईआरटी कॉर्नर के अंदर आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, तो देखो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा इस बुक के अंदर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, कुछ बच्चे मेरे को कई बार लाइव में बोलते थे कि सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाइए, तो मेरे हिसाब से आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड करे हुए हैं। बाकी अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हो तो ये बुक परफेक्ट होने वाली है। एज पर माय रिसर्च ये बुक अच्छी है। बाकी अगर आपने कोई और बुक परचेज कर रखी है तो ऐसा नहीं है कि सर ने कह दिया बस बुक दिखा दी ये खरीदनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कोई और बुक परचेज कर रखी है देन आप उसी के साथ पढ़ सकते हो, आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि आप इस बुक से पढ़ें। और बाकी आप देख सकते हैं इधर उधर जो आपको अच्छा लगा वो चूज़ कर सकते हैं, बट मेरे सजेशन के हिसाब से बुक काफ़ी सही है।
सो ये तो हो गई बुक की बात। और अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं वेव के बारे में कि वेव क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। वैसे बहुत सारा कंटेंट मैंने इसी बुक से हेल्प से निकाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको शायद एक कंटेंट समझ आ रहा होगा। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि ये वेव क्या होती है। हमने कई बार बोला है कि साउंड एक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बहुत सारी बातें करी हमने, कई बार वेव वर्ड यूज करा है। तो चलिए समझ लेते हैं कि वेव क्या होता है। देखिए वेव जो होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। वेव जो होता है एक डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर, एक मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होता है जो कैरी करता है एनर्जी को। किसको कैरी करता है? एनर्जी को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं साउंड वेव का एग्जांपल। देखो साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है। कोई ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है, मान लो मैंने यहाँ पे एक ड्रम लिया है और उसमें मैंने यहाँ पर उसको वाइब्रेट करवाया, ठीक है, उसमें मैंने हैमर मारा, तो ड्रम में जब हैमर लगा तो वो वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा, जो ये मीडियम था एयर इसका मीडियम है, तो एयर के अंदर क्या होगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। और डिस्टर्बेंस की वजह से देखो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ आएगी डिस्टर्बेंस कहाँ पर क्रिएट होता है, मीडियम में। और हमने साउंड के केस में क्या समझा है कि एयर जो है मीडियम है जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो समझो, यहाँ पर हमने एक ड्रम लिया, ड्रम में हमने यहाँ पर हैमर मारा, हैमर लगने की वजह से साउंड वेव उस डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पर हैमर लगने की वजह से क्या हुआ था कि जो एयर थी इसके आसपास, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। अब हमने हैमर इस डायरेक्शन में मारा है तो पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, मोशन करते हुए, वाइब्रेट करते हुए, तो जो ये साउंड की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो मीडियम के अंदर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा है, डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पर साउंड वेव आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अभी और समझाएंगे इस चीज़ को क्लियरली, इतना समझिए। तो जो वेव होता है क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है मीडियम के अंदर जो कैरी करता है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब दो तरह की वेव्स होती है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, दो तरह की वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो तरह की वेव्स होती हैं, ये आपको समझना है। क्लास 9th में आप इसको डिटेल से समझेंगे, बट अभी हम थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जितना मैं आपको अभी बताऊंगा ये आपकी क्लास 9th में काम आने वाला है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। देखिए सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए या फिर प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। अब यहाँ पर देखो साउंड जो होता है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, मैंने बताया था। अब इसमें क्या होता है, इस वेव की खासियत क्या होती है, वेव की जो डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, अ वेव in which the particles of the medium vibrate in the same direction as the propagation of the wave। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि इस जो वेव के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है या फिर जिस डायरेक्शन में वो जाती है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये साउंड के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर साउंड जनरेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर साउंड जनरेट हो गई है, अभी वाइब्रेट करते करते आगे जाएंगे। मान लो देखो हमें क्या करना, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं ड्रम का। यहाँ पर मैंने ड्रम लिया, इसको हिट किया, ड्रम को जैसे मैंने हिट करा तो साउंड वेव उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने हिट इस डायरेक्शन में कराया तो साउंड वेव इस डायरेक्शन में जाएगी। अब होगा क्या, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते 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 आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन में, मतलब जो साउंड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये इसकी खासियत होती है। तो आपको अगेन ये देखना है कि ए वेव इन विच द पार्टिकल्स, एक ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स मीडियम के अंदर उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होता है। यहाँ पर वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है तो जो पार्टिकल्स है ये भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ आया। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आपकी साउंड वेव का बेसिक डायग्राम है, और आपको समझना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें होता है कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, कंप्रेशन वो रीजन होता है जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। देखिए किसी चीज़ को जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस कैसे होता है, प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन होता है। मान लो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मान लो रुई है, ठीक है, मेरे हाथ में रुई है, मैंने उसको प्रेशराइज करा, प्रेशराइज से दाब दिया प्रेशर लगाने से, तो वो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने की वजह से वो रुई पास आ गई। उसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास आ जाते हैं वाइब्रेट करते हुए तो हम उस रीजन को, उस जगह को बोलते हैं कंप्रेशंस। यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है। जैसे ही पार्टिकल्स बहुत पास आ जाएंगे तो इनको धक्का लगेगा, तो ये एरिया खाली हो जाएगा और वो खुल जाएगा, और खुला हुआ जो एरिया होता है उसे बोलते हैं रेयरफैक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको इसको डायग्राम में भी आपको वीडियो में दिखा दूंगा कैसे होता है, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर हम इसका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। जो ये वाली हाइट होती है, ये वाली हाइट जो होती है, ये वाली हाइट जो होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि कितना ज़्यादा वो पार्टिकल ऊपर तक जा रहा है मीन पोजीशन से। ये इसकी मीन पोजीशन होती है, ये वाला पॉइंट इसका मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन से कितना ज़्यादा ऊपर वो पार्टिकल जा रहा है उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस, आवाज़ की जो मतलब कहते हैं ना तेज आवाज़ है,
समझ रहे हो, उसकी आवाज़ की जो शक्ति है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ की लाउडनेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन होते हैं, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखिए दोनों साइड हो रहा है। यहाँ पर आपकी कंप्रेशन है, यहाँ पर भी कंप्रेशन है, बीच में रेयरफैक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव कहाँ पे, इस डायरेक्शन में जा रही है, मैंने रेड एरो से दिखाया हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो ये डिस्टेंस है इधर से इधर तक, पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें इसे बोलते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन ना ले, वेवलेंथ की ऐसे कोई दिक्कत ना ले, बस वेवलेंथ के बारे में आप याद रखेंगे। वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट होती है ये मीटर में होती है। किस में होती है, मीटर में, मीटर में होती है वेवलेंथ की एसआई यूनिट, बस ये याद रख लो अभी, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बिना किसी मीडियम के ये ट्रैवल कर सकती है आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी वेव होती है इन विच पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे मान लो इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर जो इसके पार्टिकल्स है मूव करेंगे। मान लो वेव इधर जा रही है, इसके जो पार्टिकल्स है इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे। ये आपको याद रखना है, इसको याद कर लो। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसवर्स वेव। देखो लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है, रेडियो वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है, और इसके जो सरफेस रिपल्स ऑन वाटर, जो समुद्र में सरफेस रिपल्स होते हैं, लहरें जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। और एक होता है स्लिंकी होता है, जो मतलब पूरा पूरा चलता है, स्लिंकी दिखा दूंगा आपको, वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये भी इसका एग्जांपल होता है किसका, ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए। देखो जो इसका टॉप पॉइंट है ये वाला जिसका मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोल देते हैं डियर स्टूडेंट क्रेस्ट। और जो बिल्कुल नीचे जाता है ये वाला इधर, इसको बोलते हैं ट्रॉफ। ये वाला क्रेस्ट है, ये वाला ट्रॉफ है। ऊपर जाएगा ट्रॉफ क्रेस्ट, नीचे जाएगा ट्रॉफ, ठीक है। और देखो दो वेव के बीच में ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक ये गई ऐसे, देखो समझो इस चीज़ को यहाँ तक, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच तक जो वेव है की जो लेंथ है इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे आप ड्रॉ करना और उनके बीच में निकालना वेवलेंथ। वेवलेंथ मैं आपको बाकी अगले वीडियो में बताऊंगी एक्जैक्टली क्या होता है। अभी के लिए थोड़ा इसको समझो कि इन दोनों को मिड पॉइंट हमने लिया यहाँ से और यहाँ से, दोनों को मेजर किया और वेवलेंथ निकाल ली। अब देखो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम हाइट थी ये वाली, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, खैर वो अलग चीज़ है, बट ये ट्रांसवर्स वेव के लिए आपको समझना है। देखो एक चीज़ यहाँ पर आता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। देखो याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली वेव जो होती है, इनको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती अपना प्रोपोगेशन करने के लिए। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव को जरूरत पड़ती है मीडियम की अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं इसमें क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ्स होते हैं। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ है ये किसी भी प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जबकि जो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है ये मीडियम के जो अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से अल्टर हो सकता है, उसकी वजह से होता है। मतलब कि क्रेस्ट और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर प्रेशर का असर पड़ता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर का असर पड़ता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव प्रेशर से अनअफेक्टेड होता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर बेसिक हमने कर लिए। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला बन जाता है इसकी डेफिनेशन। अगर आप दोनों की डेफिनेशन लिखकर उनमें डिफरेंस करना चाहेंगे तो वो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि देखिए जो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वेव डियर स्टूडेंट्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में उस वेव का मोशन हो रहा है। वहीं पर जो आपका ये ट्रांसवर्स वेव है इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये देखो वेव तो इस डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा बिटवीन द मूविंग ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके 90 डिग्री पर आपके पार्टिकल्स मूव करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, वो करेंगे ट्रांसफर कंडीशन में। बाकी इसके एग्जांपल यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिए हैं और मैंने आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी हैं वेव के बारे में। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा वेव के बारे में, बट आप याद रखना वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है कि क्या वेव की वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, मतलब पार्टिकल्स में एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअल में नहीं होता, पार्टिकल्स वहीं रहते हैं। ये आपको याद रखना है कि पार्टिकल्स एक्चुअली में ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल यहाँ है तो वो कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बस वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किस में होता है, वेव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बाकी आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, इसमें बेसिक चीज़ें अगली वीडियो हम थोड़ा देख लेंगे।
लेकिन आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन ईयर के बारे में कंप्लीट सीख लेंगे कि कैसे ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये फंक्शन करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, समझ के देखना है और अपनी नोटबुक निकाल लेनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर करें। देखिए यहाँ पर ह्यूमन ईयर के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद देन इसका फंक्शन समझेंगे कैसे ये काम करता है। इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सेंस करता है। किस चीज़ को सेंस करता है? साउंड वेव्स को सेंस करता है। इट इज़ अ सेंसरी ऑर्गन दैट हेल्प्स इन हियरिंग। मतलब कि ह्यूमन ईयर जो है एक सेंसरी ऑर्गन है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। अब सेंसरी ऑर्गन हमारे बॉडी में कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? हमारी नोज़ हो गई, हमारी टंग हो गई, हमारी स्किन हो गई, हमारी आइज़ हो गई एंड हमारा ईयर हो गए। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है जो आसपास के इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं और हमारे ब्रेन के पास सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि फलानी चीज़ ऐसी है और फलानी ऐसी। फॉर एग्जांपल देखिए, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये आपको याद रखना है। जो सेंसरी ऑर्गन है या फिर सेंस ऑर्गन है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स, स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर देख लेते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान के जो कान हैं इनके कौन कौन से पार्ट है। सबको पता है 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। सबको पता है। देखिए आउटर ईयर के बारे में बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको थोड़ा गलत समझ लेते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है, मतलब अच्छी तरह इसको क्लियर कर लेना है। इस चीज़ को आज इस टॉपिक को कंप्लीट समझ लेना है आपको इसी वीडियो से। देखिए आउटर ईयर जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो शेप होता है वो होता है फनल शेप्ड। फनल शेप कैसा होता है? फनल शेप होता है कुछ इस तरीके का। बाहर से तो थोड़ा सा खुला हुआ होगा और अंदर की साइड कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मतलब बाहर से खुला हुआ और अंदर की साइड इस तरीके से, समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से, है ना। इसे बोलते हैं फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो ईयर जो होते हैं वो फनल शेप होते हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो फनल शेप्ड है ना। कौन सा ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो फनल शेप? आपको बताना आउटर ईयर सेंसरी ऑर्गन है जो फनल शेप है। मतलब आउटर ईयर जो है ईयर का पार्ट है और ये फनल शेप होता है। और इसका दूसरा नाम होता है पिन्ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम होता है पिन्ना। और डियर स्टूडेंट देखिए, पिन्ना क्या होता है? आउटर ईयर को ही पिन्ना बोलते हैं। ये जो पिन्ना है बाहर का ही आउटर ईयर, इसे बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बना होता है एक खास तरह की हड्डी से, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। कार्टिलेज वाली हड्डी से बना हुआ होता है, फ्लेक्सिबल बोन होती है, ठीक है। और इसके पास होता है एक लॉन्ग पैसेज। क्या होता है? एक लंबा रास्ता होता है। किसके पास? आउटर ईयर के पास, जिसे बोलते हैं ऑडिटरी कनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल क्या होता है? जो हमारे ईयर के अंदर वाला, जो आउटर ईयर के अंदर वाला जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें साउंड वेव्स अंदर की तरफ ट्रैवल करते हैं, उसे बोलते हैं ऑडिटरी कनाल। ऑडिटरी कनाल, कनाल यानी कि एक छोटा सा रास्ता। यहाँ पर ये भाई इसको ऐसे समझिए, लॉन्ग पैसेज होता है, मतलब हमारे ईयर के संदर्भ में, ईयर के रिस्पेक्ट में बहुत लंबा सा रास्ता होता है, इसे बोलते हैं ऑडिटरी कनाल। बस अब इससे होता क्या है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ को समझना है आपको। ऑडिटरी कनाल के लास्ट में एक कुछ इस तरीके की गोल गोल स्ट्रक्चर होती है ऑडिटरी कनाल के लास्ट में। इस एंडिंग को बोलते हैं द एंडिंग हैज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस एंडिंग को बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आउटर ईयर की एंडिंग को बोला जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसे देसी भाषा में हम बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो ईयर ड्रम होता है वो कौन सी मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है? आपको कहना है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कवर हुआ होता है या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। तो ईयर ड्रम के बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट इज ईयर ड्रम? आपको कहना है इट इज द इनर पार्ट ऑफ आवर आउटर ईयर। आउटर ईयर का अंदरूनी भाग जो होता है उसे बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ना अभी इसके पार्ट समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल, इनर। अगर आप एक बार पार्ट को सीख गए ना तो आपको इसके फंक्शंस को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर होता क्या है, बेसिक प्रिंसिपल समझिए पहले आप। जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसकी जो साउंड वेव्स है जब हमारे कानों में पहुँचती हैं, तो कानों में पहुँचते पहुँचते क्या होता है? सबसे पहले वो आती है आउटर ईयर के पास, ठीक है। आउटर ईयर उन साउंड वेव्स को पहुंचाएगा मिडल ईयर के पास, मिडल ईयर उन साउंड वेव्स को पहुंचाएगा इनर ईयर के पास, और इनर ईयर उन साउंड वेव्स को पहुंचाएगा ब्रेन के पास। ये आपको याद रखना है, सिंपल है ये, ठीक है। ये छोटी चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। साउंड वेव्स को आउटर ईयर से मिडल ईयर से इनर ईयर, मतलब यहाँ पर साउंड वेव्स को पहुँचाया कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक। अब देखो ब्रेन तक ऐसे नहीं डायरेक्ट साउंड वेव पहुँचेगी, यहाँ पर खास तरीके की न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि न्यूरॉन्स होती हैं, जो भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं उधर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, बस ये आपको याद रखना है। तो ब्रेन के पास पहुंचने से पहले न्यूरॉन्स अपना रोल निभाएंगी। कैसे निभाएंगी मैं आपको बताऊंगा।
तो देखिए यहाँ पर आपको आउटर ईयर समझ आया। आउटर ईयर में क्या क्या होता है, फनल शेप होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। इसके अंदर जो कनाल होती है उसे ऑडिटोरी कनाल बोलते हैं। ऑडिटोरी कनाल के अंदर या फिर एंडिंग में हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको देसी भाषा में ईयर ड्रम बोला जाता है, कान का पर्दा बोला जाता है। उसके बाद आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर यानी बीच वाला। मिडल ईयर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इधर 3 बोन्स होते हैं, 3 बोन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडल ईयर के पास 3 इंटरलिंक्ड, आपस में लिंक्ड, जुड़ी हुई 3 बोन्स होती हैं। दीज आर इंटरलिंक्ड बोन्स, और इन बोन्स को बोला जाता है मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है, मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस जिसको हम बोलते हैं एनविल, हैमर, स्टिरअप। डियर स्टूडेंट्स, इन 3 बोन्स के जो कॉमन नेम्स हैं, जो कॉमन नेम मतलब नॉर्मल यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, उनको भी प्लीज़ नोट डाउन कर लें। मेलियस इनकस स्टेप, ये तो साइंटिफिक नेम है, बाकी इनके कॉमन नेम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर ले, थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो गए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, दे एक्ट एज सिस्टम ऑफ लेवर्स। सिस्टम ऑफ लेवर्स की तरह काम करते हैं। देखो कहने का क्या मतलब है, देखो समझो, मिडल ईयर के अंदर होती है 3 बोन्स। 3 बोन्स होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना और मेलियस इनकस और स्टेप्स ये लिख देना है, ताकि मेरे को पता चले कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो। मेलियस इनकस स्टेप्स, दीज आर द 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। इंटरलिंक होने की वजह से क्या होगा, देखो मेरी बात एक छोटी समझो। आउटर ईयर से जब साउंड वेव्स आएंगी ना, तो वो ईयर ड्रम पे जाके टकराएंगी, मतलब ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा बहुत ज़्यादा। ईयर ड्रम जो वाइब्रेट करेगा उसके साथ कनेक्टेड होता है मिडल ईयर। ये मिडल ईयर ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो 3 बोन्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये भी वाइब्रेट करने लग जाएंगी। क्या करने लग जाएंगी, वाइब्रेट करने लग जाएंगी। ये भी वाइब्रेट करने लग जाएंगी। ये तीनों बोन्स कड़कड़ वाइब्रेट करेंगी, ठीक है, लगातार। पहले मेलियस के पास वाइब्रेशन पहुंचेगी, मेलियस के साथ इनकस अटैच है, इनकस के साथ स्टेप्स अटैच है, तीनों की तीनों वाइब्रेशन करेंगी, ठीक है। मैं भी वाइब्रेशन कर रहा हूँ इनके साथ, तीनों की तीनों बोन्स वाइब्रेशन करेंगी, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब इस सिस्टम ऑफ लेवर्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और जब पहली बोन वाइब्रेशन करना स्टार्ट करती है, उसकी वाइब्रेशन दूसरी बोन के पास जाती है, दूसरी बोन की वाइब्रेशन तीसरी के पास जाती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लेवर्स। थर्ड यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा ईयर आ गया, इनर ईयर, सबसे अंदरूनी पार्ट। इसके पास होता है कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर। इस कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है कोचिलिया, ठीक है, कोचिलिया। कोचिलिया जो होता है वो कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्नेल शेप्ड, स्नेल शेप्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसको स्नेल शेप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, किसको, कोचिलिया को। कोचिलिया के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड होता है, इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड। ये फ्लूइड के साथ फिल्ड होता है, और इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन को ही नर्व सेल बोला जाता है, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स देखो करती क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन इनके पास आएगी, नर्व सेल के पास या फिर न्यूरॉन के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, ये उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है। देखो हमारी आंखों के ऊपर मान लो रोशनी आ रही है, अब ये इन्फॉर्मेशन को सेंस कर रही है, तो हमारी आंखों के अंदर ब्रेन जो है वो इमेज बनवा रहा है, मतलब ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारी आंखों में खास तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ये खास तरह के न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन को सेंस कर रहे हैं, और इनके जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर नर्व इम्पल्स के द्वारा ये हमारे ब्रेन को मैसेज पहुँचा रहा है। देखो जो हमारा ब्रेन होता है इसको वैसी भाषा समझ नहीं आती, इसको नर्व वाली भाषा समझ आती है, मतलब नर्व इम्पल्स वाली भाषा, जो इम्पल्स नर्व क्रिएट करेंगी। अब नर्व इम्पल्स एक खास तरीके के सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं नेचर में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब थोड़ा थोड़ा भी देखो याद रखने वाली चीज़ें होती है, थोड़ा याद रखना पड़ता है, बाकी ये सब चीज़ें 9th 10th में आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेंगी। तो इनर ईयर के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनर ईयर के अंदर क्या होता है, कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे कोचिलिया बोला जाता है। कोचिलिया स्नेल शेप्ड भी होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लूइड इसके साथ फिल्ड होता है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड विद फ्लूइड। इस फ्लूइड के पास होते हैं नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स क्या करते हैं कि जो साउंड वेव्स इसके पास पहुंची हैं, देखो हो क्या रहा था, आउटर ईयर के पास साउंड वेव आई, फिर मिडल ईयर के पास, फिर इनर ईयर के पास। जैसे इनर ईयर के पास साउंड आएंगे तो इनर ईयर में प्रेजेंट जो कोचिलिया है वहाँ पर नर्व सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है सर, नर्व सेल प्रेजेंट है। नर्व सेल जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब साउंड वेव पहुँचेंगी तो इन साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल, NEURAL, इलेक्ट्रिकल या फिर न्यूरल इम्पल्सेस में, एक ही बात है, ठीक है, इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ऑडिटोरी नर्व इसके साथ कनेक्टेड होती है, हमारे कानों के अंदर, इनर ईयर के अंदर उसके साथ एक और नर्व कनेक्टेड होती है जिसे बोलते हैं ऑडिटोरी नर्व। ये ऑडिटोरी नर्व
इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को लेकर पहुंच जाएगी बच्चों ब्रेन के पास, और हमारे ब्रेन को एहसास होगा किसी चीज़ के सुनने का, है ना। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार। इसका फंक्शन अभी हम देखने वाले हैं कैसे ये वर्क करता है, उसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको भी बनाने वाला हूँ। पर सबसे पहले देखिए इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले क्या होगा, हमारा आउटर ईयर होगा। आउटर ईयर को बोलते हैं पिन्ना। पिन्ना के अंदर होता है ऑडिटोरी कनाल, जिसमें साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी। पिन्ना के अंदर ऑडिटोरी कनाल है। ऑडिटोरी कनाल का जो एंडिंग है उसे बोलते हैं ईयर ड्रम, जो बनी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, या फिर उसे नॉर्मल भाषा में टिम्पैनम भी बोला जाता है। उसके बाद आ जाएगा मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर होंगी 3 बोन्स। ये 3 बोन्स आपस में कनेक्टेड होंगी, दीज आर इंटरलिंक्ड, आपस में इंटरलिंक होंगी। पहले वाइब्रेशन एक बोन के पास पहुंचेगी, वो वाइब्रेशन फिर दूसरी के पास, फिर वो वाइब्रेशन तीसरी के पास पहुंचेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से वाइब्रेशंस ही हमारे ईयर्स में आ रही थी। तो ये वाइब्रेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो मिडल ईयर की बोन्स हैं ये भी इसको मतलब आगे पहुंचाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे छोटी बोन होती है पूरे ह्यूमन ईयर की, पूरी ह्यूमन बॉडी की, सॉरी, वो होती है स्टेप्स। कौन सी होती है? स्टेप्स। सबसे छोटी बोन पूरी ह्यूमन बॉडी की होती है स्टेप्स। ये हमारे कान में प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में, ठीक है। उसके बाद जब साउंड वेव्स है डियर स्टूडेंट्स वो पहुँचेंगी इनर ईयर में। इनर ईयर में पहुँचेंगी और वहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड है, जो ये कोचिलिया है डियर स्टूडेंट्स, इसके थ्रू क्या होगा, साउंड वेव्स जो होती हैं यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और ये हमारे ब्रेन के पास पहुँच जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑडिटोरी नर्व। ऑडिटोरी नर्व क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिकल नर्व्स को हमारे ब्रेन के पास लेकर चले जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है ये, ठीक है। इस तरीके से हमें सुनने को मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये सर हमें समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बता दें। बाकी हम एक बार इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम ह्यूमन ईयर की वर्किंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंक्शंस मैंने लिखा हुआ था ये वाला, इसका मतलब यहाँ पर समझिए वर्किंग, ठीक है। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। देखिए इसी को ध्यान से देखिए। जो ह्यूमन ईयर होता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था 3 पार्ट्स का होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। ये बात बहुत ही सिंपल सी, सबको पता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आउटर ईयर जो होगा वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा। सबसे पहले साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाएगा। जब साउंड वेव्स कलेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आएगा। जो साउंड वेव होते हैं ये हमारे ईयर ड्रम के पास पहुँचेंगे। किसके पास पहुँचेंगे? ईयर ड्रम के पास। साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाएगा और इनको ईयर ड्रम के पास पहुँचा दिया जाएगा। ईयर ड्रम के पास जाएंगे ऑडिटोरी कनाल की हेल्प से, जो मैंने बताया था आपको, एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर जिसके लास्ट में ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है। ये हमारा आउटर ईयर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ऐसे सीरियस नहीं लेना, मुझे पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये ऑडिटोरी कनाल है जो साउंड वेव को रास्ता देगा आगे पहुंचने के लिए इस ईयर ड्रम के पास। इस ईयर ड्रम के पास पहुंचने के लिए रास्ता देगा, ठीक है। ईयर ड्रम के पास पहुंच गया। देखो साउंड वेव्स जब भी जाएंगी तो वाइब्रेट करते जाएंगे, मतलब वो चीज़ों को वाइब्रेट कर देंगी। तो जो ये ईयर ड्रम है डियर स्टूडेंट्स, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो मिडल ईयर है, इसमें क्या होगा, जो साउंड वेव्स जो है जब ये ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी तो ईयर ड्रम के साथ हमारा मिडल ईयर कनेक्टेड है। कौन सा ईयर? मिडल ईयर कनेक्टेड है। तो मिडल ईयर्स जो क्या होगा, साउंड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द 3 बोन्स। मिडल ईयर के पास 3 बोन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेलस, इनकस, स्टेप्स। ये 3 बोन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, साउंड वेव को रिसीव करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है ईयर ड्रम के पास। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये हमारा आउटर ईयर है, मान लो ये हमारा आउटर ईयर है, ये हमारा मिडल ईयर है। अब देखो क्या होगा, आउटर ईयर के पास आई, ये हमारा पिन्ना वाला पार्ट है, ढक्कन वाला, ठीक है, पिन्ना वाला पार्ट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही साउंड वेव्स आए इसको कलेक्ट कर लेगा और साउंड वेव्स को आगे पहुँचाएगा। साउंड वेव्स को आगे पहुँचाएगा, ये इसका ईयर ड्रम है, इसने क्या करा, वाइब्रेट करना शुरू कर दी। यहाँ पर जो 3 बोन्स प्रेजेंट है मिडल ईयर की, ये मिडल ईयर की 3 बोन्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। सबसे पहले वाइब्रेट होगी मेलस, उसके बाद वाइब्रेट होगी इनकस, उसके बाद वाइब्रेट होगी स्टेपस। तो सबसे पहले वाइब्रेशन किसके पास आई? मेलस के पास, फिर इनकस के पास और फिर स्टेप्स के पास। देखो 3 बार वाइब्रेशन हो रही है। तो देखो जो वाइब्रेशन को हमने बढ़ा दिया है, देखो इस चीज़ को समझो, वाइब्रेशन 3 बार हो रही है, ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर साउंड का एम्पलीफिकेशन हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साउंड का एम्पलीफिकेशन कौन से ऑर्गन में होता है। साउंड का एम्पलीफिकेशन ईयर के मिडल पार्ट में होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स होगा। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन यानी चीज़ को बढ़ा देना। जैसे लाउड स्पीकर होता है, जब हम नॉर्मल बोलते हैं, अभी मैं इस चीज़ को लाउड स्पीकर पे बोलूँ तो बहुत तेज़ हो जाएगा ना। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब है उस चीज़ के अमाउंट को बढ़ा देना। तो यहाँ पर साउंड वेव्स का जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए साउंड वेव आई तो थी हमारे आउटर ईयर के पास, मान लो 1 डेसीबल की साउंड वेव आई थी, लेकिन जब वो मिडल ईयर के पास पहुंची और वहाँ पर मेलियस, इनकस और स्टेप्स तीनों ने वाइब्रेशन की, तो वो साउंड वेव मान लो बन गई 3 डेसीबल की, ठीक है।
साउंड वेव की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया जाता है। किसके द्वारा बढ़ा दिया जाता है बच्चों? मिडल ईयर के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, एम्पलीफिकेशन कर दिया जाता है। देखो मेलस का जो कॉमन नेम होता है वो होता है हैमर, ये आपको याद रखना है, हैमर। इनकस का होता है एनविल, और स्टेप्स का होता है स्टिरअप, स्टिरअप, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्टिरअप, STIRRUP, स्टिरअप इसका कॉमन नेम होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिडल ईयर पे जब साउंड वेव्स आई तो उनके पास कहाँ पहुँची, वो 3 बोन्स के पास, वो तीनों बोन्स वाइब्रेट करना शुरू कर दी। ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पर साउंड वेव का एम्पलीफिकेशन हो गया। अब ये एम्पलीफिकेशन पहुँच जाएगा डियर स्टूडेंट्स इनर ईयर के पास। कहाँ जाएगा? इनर ईयर के पास। इनर ईयर के पास जैसे ही ये साउंड वेव पहुँचेंगी, ये वाइब्रेशन पहुँचेंगी, तो जो फ्लूइड फील्ड है इनर ईयर के कोचिलिया वाले पार्ट में, इनर ईयर के कोचिलिया वाले पार्ट में जो फ्लूइड फील्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो भी वाइब्रेट करना चालू कर देगा। और जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वहाँ पर नर्व सेल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो जाएंगी, और ये नर्व इम्पल्सेस ऑडिटरी नर्व की हेल्प से होते हुई ब्रेन के पास पहुँच जाएंगी, जिसकी वजह से सुनने को मिलेगा, जिसकी वजह से सुनाई देगा ब्रेन को। तो बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल था, ठीक है, समझ आ गया होगा। क्या हुआ था, आउटर ईयर ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, साउंड वेव्स एंटर हुई ऑडिटरी कनाल में, ऑडिटरी कनाल के लास्ट में प्रेजेंट होता है एयर ड्रम, एयर ड्रम वाइब्रेट किया। एयर ड्रम वाइब्रेट करने से क्या होगा, मिडल ईयर के अंदर जो 3 बोन्स थी उन्होंने भी वाइब्रेशन किया, वो वाइब्रेशन फर्दर पास हो गई इनर ईयर के पास, और मिडल ईयर से जो साउंड वेव्स को वाइब्रेट किया गया था वो एम्पलीफाइड साउंड वेव्स थी, यानी कि जो पहले आउटर ईयर से साउंड वेव्स आई थी उनका अमाउंट कम था, वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया था मिडल ईयर में, वॉल्यूम बढ़ाई हुई इन साउंड वेव्स को पहुंचा दिया गया फिर इनर ईयर में, ठीक है, मिडल ईयर से इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या था, फ्लूइड प्रेजेंट था, उस फ्लूइड के अंदर क्या थे, नर्व सेल्स थे। ये फ्लूइड फील्ड वाला जो पार्ट है कौन सा था, कॉइल शेप स्ट्रक्चर था। आपको नाम बताना है कॉमेंट में, इसी वीडियो को टाइमलाइन को सेट करते हुए कि हाँ भैया इसका आंसर ये है, बताओ मुझे कॉमेंट में वो फ्लूइड फील्ड पार्ट कौन सा था, कॉमेंट में प्लीज़ आंसर दें अपना। वो फ्लूइड फील्ड पार्ट क्या होता है, वाइब्रेट करना शुरू करता है, वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पर नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती है। इन नर्व इम्पल्सेस को डियर स्टूडेंट्स ऑडिटरी नर्व की हेल्प से, जो हमारे ईयर के साथ कनेक्टेड होती है, ये ब्रेन तक ले जाती है और हमें सुनने का एहसास होता है, सुनाई देता है। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म था वर्किंग का। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर आए। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।